सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। पाकिस्तानी सियासत का बयानिया तब्दील होता नज़र नहीं आ रहा। ये है हमारे मुल्क की तीन बड़ी सियासी जमातें, ये है कश्मीर जैसे हसास इलाके का इलेक्शन, और वो इलेक्शन पहले दंगल बना सही मानों में, फिर वो दंगल से बाकायदा तौर पर एक जंग का मैदान बन गया। डंडे चले, अंडे चले, जूते चले, फायरिंग हुई, पहले लफ्ज़ी गोलाबारी, फिर बाकायदा तौर पर असलहा का इस्तेमाल। ये किस तरफ हम जा रहे हैं? यानी हमारे सियासतदान, हमारे पार्लियामेंटेरियंस, वो असम्बली के अंदर अगर बिहेव करते हैं तो वो बिहेवियर भी आप देख रहे हैं, वो जलसों में बिहेव करते हैं तो वो बिहेवियर भी आप देख रहे हैं, वो टॉक शोज़ में बिहेव करते हैं वो बिहेवियर भी आप देख रहे हैं। क्यों? वजह क्या है इसकी? क्या इतनी पोलैरिटी हो चुकी है, इतनी नफरत हो चुकी है तीनों बड़ी जमातों के दरमियान कि वो एक दूसरे को किसी तौर पर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है? तो अगर इनके दरमियान अदम बर्दाश्त इतना हो जाएगा तो उस अदम बर्दाश्त ने का एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा मुआशरे के अंदर, और इसीलिए लोग आपको जगह जगह झगड़ते, लड़ते, भिड़ते नजर आ रहे हैं। और बात बात पर लोग जिसके पास असलहा है वो असलहा उठा लेता है, तान लेता है दूसरे पर, जिसके पास कोई और औजार या हथियार होगा उसका इस्तेमाल। मेरे साथ जो तीन मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, रुकन कौमी असम्बली कादिर मंदोखेल साहब, ऑनरेबल रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया सर। सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब, ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ, ये क्या हो रहा है, किस तरफ लेके जा रहे हैं आप सब लोग मिल के? देखिए, ये इसकी शुरुआत जो है वो 2010-2011 में जब इमरान खान साहब का जो राइज है पॉलिटिक्स का उसके साथ हुआ है। तो ये जब उनका डिक्लाइन होगा तो ये गंद भी उनके साथ ही निकल जाएगा। क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, 90s में ज़रूर रहा है मसला, 70s में ही पोलराइजेशन रही है, लेकिन इवेंचुअली जो है वो कॉमन सेंस प्रिवेल करती है, बेटर सेंस प्रिवेल करती रही है पॉलिटिशियंस के दरमियान, और कोई एक पैमाना या एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है उस पर एग्री कर गए। लेकिन अब मुझे बताएं ना, अली अमीन गंडापुर अगर खड़ा होकर कश्मीर में फायरिंग करेगा, ये मुराद सईद जाके उल्टी सीधी देंगे, उसके बाद आगे से जवाब तो फिर लोग देंगे। और मतलब कि खाली फायरिंग, हवाई फायरिंग नहीं है, वो सीधी स्ट्रेट फायरिंग कर रहा है कश्मीरियों के ऊपर। मतलब आप कश्मीरियों से वोट मांगने गए, आप पहले कश्मीरियों को गालियाँ देते हैं जो पूरे पाकिस्तान ने सुनी, मैंने तो नहीं, हमने तो नहीं उनको कहा था कि आप कश्मीरियों को गालियाँ दें, फिर आप वहाँ पर जाके उधर कश्मीरियों के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं। अब ये कोई मतलब कि जहालत भी जो वर्ड है ना वो भी ठीक नहीं है इन लोगों के लिए, जो मैं सही आपको बताऊँ, जिस तरह के माइंड सेट है इन लोगों का। तो फिर अगर इस तरह का ये बिहेवियर रखेंगे तो ये हमसे कम से कम उम्मीद ज़रूर रखें कि जैसा हमें बोलेंगे हम उससे, वो तो माशाल्लाह शायद खान अब्बासी साहब पहले कह चुके हैं। हाँ, नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, वो तो कह चुके कि हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं हम घर छोड़ के आएंगे, एक गाली का जवाब 10 गालियों नहीं, हम घर इसलिए छोड़ के आएंगे क्योंकि ये प्यार की ज़बान नहीं समझते। अब अगर प्यार की ज़बान, आप मुझे बताएं ना, अली अमीन गंडापुर से आप प्यार से बात करेंगे जब आपको फायर मार रहा है, कश्मीर लोग क्या करें? लेकिन उनके ऊपर पथराव किसने किया? इसलिए किया क्योंकि इन्होंने गालियां दी ना कश्मीरियों को। मैं यही बात कह रहा हूँ, देखें ना, किसी और को पे क्यों नहीं किया? पीपल पार्टी भी गई, PMLN भी गई, और भी लोग गए, छोटी पार्टियां जमात इस्लामी भी गई, लेकिन इनके ऊपर क्यों हुआ? क्योंकि ये समझते ये हैं कि हम हर वक्त ऊपर से आएंगे, हम ऊपर से आके उल्टी सीधी बातें करेंगे, अगला दब जाएगा और हम फिर कहेंगे कि हम बस जो हम कह रहे हैं वो ठीक है। ये नहीं चल सकता मजीद ना। आप यहाँ तो अपनी परफॉर्मेंस पे बात करें, वो ज़ीरो है। आप जो है वो फर्ज करते हैं डेटा। अच्छा, परफॉर्मेंस तो आपने भी नहीं बताई वैसे। परफॉर्मेंस मरियम बीबी ने राजा फारूक हैदर साहब की परफॉर्मेंस नहीं बताई, मैं बता देता हूं। उन्होंने सिर्फ इमरान खान साहब की खामियां बताई हैं। नहीं, वो भी है ना, देखिए 3 साल तो बीच में इनकी हुकूमत भी है ना, विफाक में 2 साल हमारी थी, 3 साल इनकी है। ठीक है, तो ये तो नहीं कह सकते कि जी हमारा कोई, इनका भी 2.7 अरब रुपए जो है वो बजट था PSDP का लास्ट ईयर, कश्मीर का, AJK का। तो 2.7 अरब रुपए की तो खाली F सेक्टर जो इस्लामाबाद है उसकी जो स्ट्रीट लाइट्स है ना उससे ज़्यादा की है। तो आपकी अब इस साल इन्होंने बहुत बढ़ा के वो कॉस्मेटिक किया है कि जी हम बहुत तरक्की ला रहे हैं, चूँकि इलेक्शन आ गया। हमने नीलम झेलम डैम बनाया,
जो पाकिस्तान के बड़े बड़े डैमों में से एक है। और उसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट हुई वहाँ पे मेजॉरिटी कश्मीरी लोग ही वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है ना। उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है पाकिस्तान के ऊपर, कश्मीर के ऊपर। फिर ये है कि हमने इनका बजट बहुत ज़्यादा बढ़ा जो डैम बहुत अरसे से रुका हुआ था, पीपल्स पार्टी परवेज मुशर्रफ, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उसको ख़त्म करवाया। तो हमने फिर छोटे जो प्रोजेक्ट्स हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो उधर का है वो बेहतर किया। हमने जो है वहाँ पे अपना बिजली के मामला बहुत ज़्यादा ख़राब थे जब हमारी हुकूमत आई थी, वो बेहतर किए। तो हमारी परफॉर्मेंस जो है, हमारा आटा, हमारी चीनी, हमारी दालें बोलती हैं, सारा पाकिस्तान जानता है। वो आटा दाल चीनी उधर भी उतने का ही आना है। तो बात सवाल ये पीटीआई बप्पी साहब के पास जाते हैं। मैं ज़रा बप्पी साहब के पास जाने से पहले ज़रूरी है कि अली अमीन गंडापुर साहब को खराज तहसीन पेश किया जाए, दिखाया जाए कि उन्होंने वहाँ पे कैसी गुफ्तगू की है। दिखाएं जी। राइट जी, बप्पी साहब आपको खुद कैसा महसूस हो रहा है ये सारा सुनने के बाद? मैं इसको पूरी ना एक थोड़ा पिक्चराइज करने की कोशिश करूं ताकि आपको जरा समझ सके। अफनान खान साहब ने फरमाया कि इसकी आप जो बेसिकली जो फाउंडेशन है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 2010-11 में रखी। इसको 1990 की दिहाई में स्टार्ट हुआ था, जब बेनज़ीर भुट्टो को किसी किस्म गलीज किस्म के नामों से इनकी पॉलिटिकल पार्टी गुजारा करती थी और उनके फोटो खिंचवा के उसकी फोटोशॉप करके ना एक बाद जहाज से फेंका करती थी। तो आगाज तो बहुत पीछे हुआ था। मैं थोड़ा सा उसको ना आगे लेके आता हूं। मैं 10 दफा इसको डिनाई कर चुका हूं। Let me finish. अब इशू ये है कि जब ये सारी लीडरशिप वहां पे गई हुई थी, मैं अली अमीन गंडापुर पे जरूर आऊंगा, मेरे साहब, मैं सवाल को अवॉइड नहीं करूंगा। जब ये पूरी लीडरशिप वहां पे गई हुई थी तो इन्होंने वहां जाके जो पोलराइजेशन का माहौल इनकी लीडरशिप ने बनाया, उसकी एक्सपेक्टेशन शायद हम भी नहीं कर रहे थे। बिल्ली और शेर का तवाजुन, बल्ला और बिल्ली का कॉन्सेप्ट सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दिया। उसके बाद मरीम बीबी ने जो स्टांस लिया, उस तो लेवल ही अगला चला गया ना। एक होता है किसी को गाली देना, गंदी गाली देना, वो उसके लिए बहुत हो जाता है। एक होता है किसी पे ऐसा इल्जाम लगाना जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। और मैं एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड कोट करूंगा, मुझे पता चला है या मेरे जराए ने मुझे बताया है कि कश्मीर का सौदा किया जा रहा है, या मुझे पता चला है कि कश्मीर को एक सूबा बनाया जा रहा है या 3 जिलों में तकसीम किया जा रहा है। अब पहली बात, इनसे कोई जराए नहीं पूछ सकता कि जराए कौन। नंबर 1, कोई दुनिया का सियाना पाकिस्तानी इनसे ये पूछ के बता सकता है कि हमारा एक इंटरनेशनल स्टांस है पड़ा कश्मीर के हवाले से, कि ये जो कश्मीर है हमने उसको आज़ादी दी हुई है, और हम उसके बाद मकबूजा कश्मीर के ऊपर जो क्लेम डाल रहे हैं वो भी सोवरेनिटी का, आज़ादी का डाल रहे हैं। क्या आपकी इस गुफ्तगू से दुनिया क्या समझेगी कि इस वक्त हुकूमत जो है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो कौन सा ऐसा स्टांस है जिसको मोदी उठा के या इंडिया उठा के दुनिया को बेचेगा? ये देखें जी, वहां पे ऑपोजिशन कह रही है, ये देखें कश्मीर वो क्या करने जा रहे हैं। तो हमारा फिर मकबूजा कश्मीर में जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसका क्या बनेगा? मेरा से पॉइंट ये है कि जब आप किसी के लीडर को कहेंगे वो गद्दार है, गद्दारी का मेरे साहब याद रखिएगा, गद्दारी से बड़ा कोई भी कॉन्सेप्ट गाली नहीं हो सकती। किसी के लिए गाली दूसरी होगी, कोई और गाली पे जाएगा। गद्दारी किसी भी शरीफ आदमी के लिए मौत से बढ़कर है पड़ी। अगर आप मेरे लीडर को गाली देंगे तो अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू फिर इतनी ही जहरीली होगी। और यकीन जानिए, अगर आप मुकाबला कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर का बिलावल भुट्टो जरदारी से या मरियम नवाज शरीफ से, तो वो टॉप टियर लीडरशिप है, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रहे हैं। अली अमीन तो सेकंड टियर लीडरशिप में आता है, उसके जज्बात तो फिर ऐसे ही उभरेंगे। अब ये जो गोली की बात कर रहे हैं, क्या कोई जीशोर आदमी ये कह सकता है कि वो कश्मीर में जाके वोट मांगने जाए और कश्मीरियों को गाली देगा? ये जो अफनान साहब फरमा रहे हैं, अब ये कैसे मानेंगे? पत्थर ऊपर से कोई मारेगा या फायर करेगा तो उसके बदले में कोई ना कोई किसी से रैपर, या आप चाहते हैं कि अली अमीन गंडापुर सीना सामने खड़ा या मुझे गोली मार दो क्योंकि राजा फारूक कहते के हल्के में मैं नहीं जा सकता। भाई को वो इंडिया के साथ जंग लड़ने नहीं जा रहा, वो पाकिस्तान के कश्मीर के वोट जा रहा था। आपको पूछते थे कि आप उसको गोली मारेंगे? एक चीज राजा फारूक कौन सा आसमान से उतरा है कि उसके हल्के में वोट नहीं मांगे जा सकते? तीसरी बात, वो अली अमीन गंडापुर का गार्ड था, वो खुद उसने फायरिंग नहीं की। सो डोंट मेलाइन द थिंग फैक्टर। मैं सिर्फ अफनानुल्लाह खान साहब से पूछ लेता हूं कि साहब बहादुर मुझे पूरी एक स्टेटमेंट दिखा दे पिछले 20 दिन की कैंपेन में जिसने मरियम बीबी ने जो अल्फाज इमरान खान साहब के लिए इस्तेमाल किए उनमें से एक लफ्ज मोदी के लिए इस्तेमाल किया हो, एक लफ्ज। सही है। अच्छा, मैं उसके ऊपर मैंने बकायदा पाकिस्तान के साथ एक लफ्ज, सर उसमें मैंने बकायदा डॉक्टर साहब से एतराज है, इसके ऊपर फिर हमारा एतराज बनता है और वो जज्बात भी बनते हैं जो कि अली अमीन गंडापुर की शक्ल में आपको नजर आ रहा है। बप्पी साहब, उसमें मैंने बकायदा डॉक्टर साहब से आज लड़ाई करनी है, जो मरियम साहब ने बात की उस पर बात करते हैं। लेकिन ये देखें, आपको मालूम होगा और लोग अगर नहीं जानते तो जो आजाद कश्मीर की सोसाइटी है वो क्लासलेस सोसाइटी है,
वो इगैलिटेरियन सोसाइटी है, वहां वो तमाम लोगों को एक जैसा समझते हैं, वहां कोई बड़ा ऊंचा नीचा नहीं है। वहां जाके अगर आप उनकी लीडरशिप के बारे में ऐसी बात करेंगे, मुराद सईद साहब करेंगे, गंडापुर साहब करेंगे, तो फिर वो पत्थर या रिएक्शन जो है वो तो पर आ सकता है। अगर हम राजा फारूक हैदर के बारे में बात करेंगे तो वो फायरिंग करके बंदे मार देंगे, और अगर मरियम नवाज शरीफ मेरे लीडर को गद्दार कहेंगी तो अली मीन गंडा पर मुसल्ला उठा के तस्बीह उठा के बैठ जाए। मतलब फिर आप एग्जैक्टली रिएक्शन का टाइम भी दें। अगर वो इगैलिटेरियन सोसाइटी है तो रिएक्शन हर तरह आते हैं। पॉइंट ये है कि जज्बात हर किसी के होते हैं, लेकिन अगर टॉप टियर लीडरशिप एक लेवल एक सेट कर देती है कि ये जी एथिकल कोड है, इसको फॉलो करना है, तो ये आपका अहम नुक्ता है, मैं इससे इत्तेफाक करता हूं। ये बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। मैं यही सवाल लेके मंदुखिल साहब के पास जाऊंगा कि मंदुखिल साहब, बिलावल साहब पार्टी के चेयरमैन हैं, मरियम बीबी वाइस प्रेसिडेंट हैं और एक्चुअली वो प्रैक्टिकली पार्टी की कायद हैं इस वक्त नवाज शरीफ साहब के बाद। इमरान खान साहब अगेन अपनी पार्टी के कायद हैं। तो अगर कायदीन के लेवल के ऊपर इस तरह की गुफ्तगू शुरू हो जाए, जो मरियम साहबा ने की, जो बिलावल साहब ने की, बिलावल साहब जितना अरसा रहे आज़ाद कश्मीर में, उन्होंने कुछ बख्शा नहीं इमरान खान साहब को, जो कुछ उनसे हो सका उन्होंने कहा। तो फिर नीचे तो खुद ब खुद जो लीडरशिप है सेकंड थर्ड टियर, वो ये काम करेगी। देखिए, बिलावल साहब ने ऐसी कौन सी गलत बात की है? मुझे एक बात तो कोट कर दे, एक लफ्ज़ तो मुझे बता दी जो उन्होंने गलत की है। बिलावल साहब ने ये कहा, जो कि आप मीडिया इस चीज़ के गवाह है, उन्होंने कहा मोदी के लिए इमरान खान साहब दुआएं कर रहे थे कि ये आ जाए तो कश्मीर का मसला हो जाएगा। बिलावल साहब ने क्या गलत की है? जब इमरान खान साहब ट्रम्प से मिला और वापसी पे इनकी सारी जो कठपुतलियाँ हैं उन्होंने इस्तकबाल किए जैसा कोई शख्स हज से आ रहा है, और एग्जैक्ट 10 दिन बाद जो है ना वो आर्टिकल 370 या 35 सेक्शन 35A लगी है मोदी ने। 73 साल में पीपल्स पार्टी रिश्ता है आज़ाद कश्मीर के साथ 3 नस्लों में इंडिया या उनके किसी हुकूमत का ये हिम्मत नहीं हो सकी कि वो मकबूजा कश्मीर कब्जा करे। क्या बात है? मैं इसको मतलब क्या ले लूं कि एक शख्स मोदी के लिए दुआएं मांग रहा था और उनके फॉलोअर्स उनके इस्तेकबाल कर रहे, तो कश्मीर तो बेच दिया उन्होंने। कश्मीर तो उसने कब बेच दी है इन सौदागरों ने। तो ऐसी कौन सी बात गलत की है? अब अगली बात सुन ले। हमने बर्दाश्त की है जो इस गंदापुर की फजूल बातों की, और हम ये समझ रहे थे कि शायद इमरान खान साहब उनकी कोई रिएक्शन दे, वो कर दे, और फिर जब कश्मीर के लोगों ने उनके ऊपर पथराव की, अंडे बरसाए, तो डायरेक्ट फायरिंग की, आपने खुद भी बताया। मैं बर्दाश्त के बाहर ये बात कर रहा हूँ, क्या इनका लीडर जिसको सादिक अमीन कहते हैं, जो एक अमेरिकन कोर्ट का फैसला, मैं आपके तौर से ओन अब्बास आपको चैलेंज करता हूँ, इनकी स्पीकर को मैं चैलेंज कर चुका था, मेरे साथ मुनाजरा करें, मैं साबित करूंगा कि ये शख्स सादिक अमीन नहीं है, अमेरिकन कोर्ट का फैसला है कि एक नाजायज बेटी का बाप है। सर ये इस बात का आप फैसला कर दे। अब नहीं, अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गई, इनकी बकवास बहुत हो रही है। मेरे पास सबूत है अमेरिकन कोर्ट का कि और अली ये इस तरह के डर्टी लेनन को धोने के लिए टीवी का इस्तेमाल मत किया करें। अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, अकल भी दी है, गुफ्तगू में थोड़ा सा तवाज़ुन लेके आए, पढ़ी लिखी गुफ्तगू करें। हम पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं कादर भाई देखिए, कादर भाई ये बात ये देखे ना, ये कादर भाई ये देखिए, आप बड़े हैं, आप मेरे के बारे में आप लोग इस तरह फजूल गुफ्तगू करेंगे तो हम बर्दाश्त करेंगे। आपकी बकवास, आप पहले सबसे पहले जिसको सादिक अमीन जिसने मनाया, मैं उनको भी कादर साहब ये देखे, फिर ये आप बात को और तरफ लेके चले जाएंगे। देखें आप बेटा महफूज नहीं है, कादर साहब देखें, ये कादर साहब देखें गवर्नेंस के ऊपर चैलेंज पे इनको ये करूंगा। कादर साहब कभी इमरान खान साहब कादर साहब कभी इमरान खान साहब ने कादर साहब देखें, कादर साहब मैं आपके बिहाफ पे मैं बात करूं। देखिए कादर साहब देखें, इमरान खान साहब ने कभी, मैं उनका क्रिटिक हूं अपने प्रोग्राम्स में, उन्होंने कभी भी जरदारी साहब की, मोहतरमा की, भुट्टो साहब की, बिलावल साहब की जाती जिंदगी के बारे में कभी बात नहीं की है, कभी बात नहीं की। देखिए जाती जिंदगी के बारे में पीछे छोड़े, उसका क्या करूं?
जब इमरान नियाजी अपने कुत्तों को मेरे अब देख ले, अब आप इलेक्टेड लोगों को पार्लियामेंटरियंस को बर्दाश्त करूंगा। मैं कहूंगा ये कुत्तों को और इन गिद्धड़ों को इनका मुंह लगाम दे, नहीं तो जाले जो ना इन बालों वाले कराची तक खेल जाएंगे। ये बात है। आप इनसे टॉक शो कर लीजिए। कादिर साहब देखिए, कादिर साहब ये नामुनासिब है। कादिर साहब देखिए बात करेगा ये भूंकर हम नहीं खामोश। नहीं कादिर भाई प्लीज, खुदा के लिए कादिर भाई, आप क्या किस किस्म की जुबान, कादिर भाई देखें तो सही। आप देखिए, आप इमरान खान की गवर्नेंस पर बात करें, आप उनके यू टर्न्स पे बात करें, आप उनकी पॉलिसीज पे बात करें, मैनिफेस्टो पे बात करें। कुत्ते बोंग करेंगे, मैं खामोश रहूंगा, मैं बात करूंगा, मैं प्यार की बातें करूंगा, मोहब्बत की बातें करूंगा। मुझे नहीं अंदाजा था, बड़ा अफसोस था डॉक्टर फिरदौस आशिक ने आपके साथ किया था, मुझे अब समझ शायद वो जस्टिफाई कर गई होगी। नहीं हमसे देखिए एक सेकंड कादिर साहब देखे, अगर बिलावल साहब ने इमरान खान साहब को सिलेक्टेड, अगर वो कहेंगे, अगर बिलावल साहब जाके कहेंगे कि इमरान खान ने सौदा कर दिया, तो फिर आप जिनको जो लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनके पार्लियामेंटेरियंस, उनके साथी, मुझे एक बात बताओ, अगर इमरान खान साहब वो बात नहीं कर रहे हैं तो किसने लगाम कौन देगा? सर ये नामुनासिब लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कादिर साहब, ये आप मुझे कादिर साहब जो जबान कादिर पटेल साहब कादिर पटेल साहब जो जबान इस्तेमाल करते हैं मुराद सईद साहब के बारे में, क्या वो जबान वो टीवी चैनल्स पे दिखाने वाली जबान है? अदरवाइज मैं ऐसी गुफ्तगू कर जाऊंगा जो मेरे शान निशान ना हो सके। मैं इस पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं अपनी लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता हूं। आई कैन नॉट फेस दैट पर्सन। मैं इसके लेवल पे नहीं जा सकता। शहीद का हमारी पार्टी जो है ना, इसकी पिलर एक पर खड़ी है, जिसका बुनियाद शहीद जुल्फकार अली भुट्टो है। आपने बिलावल साहब के बारे में कहा है, हम खामोश रहे। आपने जरदारी साहब के बारे में कहा है, हम खामोश रहे। आप हमारे किसी मिनिस्टर, एमएलए, एमपी के खिलाफ बोल रहे हैं, खामोश रहेंगे। ये कैसे हो सकता है कि मेरे शहीद कायद के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम है, शख्स लगा ले एक उस शख्स पार्टी का। आप भी तो गद्दार कह रहे हैं इमरान खान को कि कश्मीर का सौदा करके आ गया है। खानदान महफूज नहीं है। कादिर साहब, आपने भी, भुट्टो बिलावल साहब ने कहा ना कि इमरान खान कश्मीर का सौदा करके आ गए, तो अगर अली अमीन गंडापुर ने कह दिया कि वो गद्दार है, उन्होंने सौदा किया भुट्टो साहब ने, तो फिर आपके लिए मामूली बात होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे शहीद कैद के बारे में कोई बकवास करे कि वो गद्दार है। क्या भुट्टो ने 90,000 गैरगमाल फौजियों को लेके आया, वो गद्दार था? क्या उन्होंने बेटी ने मिसाइल टेक्नोलॉजी चलाते रहते हो, तो वो अगर नामुनासिब गुफ्तगू कर रहे हैं तो लोग देख रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं कि आप आप चाहते हैं मैं उसको इनके अल्फाज में रिस्पॉन्ड करूं? मैं ये कतई नहीं चाहता, आप उनको उनकी ज़बान में रिस्पॉन्ड करें। मैं तो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि गालियां देते रहे सर। आप चाहते हैं कि मैं सुनूं कि ये गालियां देते रहे? अगले हाथ तक फिर इस तरह करें इन्हें कि गालियां दे रहे हैं। कादिर साहब दूंगा, बिल्कुल तुम्हारा सर्टिफाइड नहीं सर, अब देख लेना, ये तो मेरे साथ मुकाबला कर रहे, मैं डॉक्यूमेंट्स लाता हूँ, मैं सर आप दूंगा तुम्हारा जो चेयरमैन है वो एक सर्टिफाइड। फिर आप वही बात कर रहे हैं। सॉरी जी, माजर के साथ मैं और बात नहीं ठहरे, मैं मुझे जरा आप बपी साहब आप मैं जरा अफनान साहब के पास देखिए सर। अब ये देखें ना, पर्सनल चीजें तो अब ये किसके उसमें चले जाए अगर तो बहुत बुरी नामुनासिब। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये अनकॉल्ड फॉर था कि आप भुट्टो साहब को गद्दार कहें। वो एक बंदा इस दुनिया में ही नहीं है, हाँ ठीक है ना वो, और फिर वो एक पार्टी का लीडर है, वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पार्टी है, आवाम के सेंटिमेंट्स उसके साथ एसोसिएटेड है। मैं यही बात बार बार कह रहा हूँ कि आप इतना ज़्यादा पैरामीटर ऊपर ले जाते हैं लोगों का, फिर वो आपस में लड़ाई होती है। देखिए ना, फिर ये नतीजा यही निकलता है। ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ की करने की। देखिए ना, हमने अगर ये कहा कि इमरान खान साहब ने कश्मीर का सौदा किया, तो हमारा मतलब ये था कि आर्टिकल 370 रिवोक हुआ जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म में थे। बस हमारा इसके अलावा हमारा कोई मतलब नहीं था।
लेकिन मैं ये नहीं समझता कि पीटीआई के लोग गद्दार हैं। मैं बिल्कुल टीवी पे बैठ के कहूंगा ना आप गद्दार हैं ना वो गद्दार है। हाँ, मैं ये नहीं समझता, और ना ही पीपल पार्टी ना जुल्फिकार अली भुट्टो गद्दार। हाँ नहीं, ये और ये अनफॉर्चुनेट है। देखिए मैं यही बात कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल गेन्स के लिए आप एक ऐसा रेट्रिक डेवलप कर देते हैं जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं और फिर लोग लड़ते हैं आपस में। मैंने देखे हैं दर्जनों लोग जिनके बड़े अच्छे रिश्ते थे, दोस्त थे, कज़न्स थे, जो ख़त्म हो गए इन बातों की वजह से, क्योंकि एक पार्टी को सपोर्ट करता था, एक दूसरी पार्टी को सपोर्ट करता था। ऊपर जब लड़ाई हुई तो फिर आपस में भी इसी तरह की लड़ाई शुरू हो जाती है। तो मेरा ये ख्याल है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लेके आना चाहिए और इस तरह अभी तो कोशिश हुई असेंबली में, जो कुछ हुआ बजट इजलास के बाद कोशिश हुई, दोनों तरफ से कमेटियां बनी, स्पीकर ने बनाई, ये उसके एक हफ्ते के बाद फिर वही काम शुरू हो गया। असल में और एक और बात देखें, ये जो अली अमीन गंडापुर साहब है ना, ये इन्होंने जीबी के इलेक्शन में भी ऐसी बातें की थी, आपको याद होगा। ये पार्टी को देखना चाहिए कि ये देखें, अगर आप एक बंदे ने आके कुछ भी बोल दिया, ठीक है ना, अब आप देखें इसका इम्प्लीकेशन ये है कि हम अभी भी इस बात पे लड़ रहे हैं। कितने दिनों की बात हो गई है ये, पहले सेनेट में पूरा का पूरा जो है वो हुआ है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं खब मची है, और अब उसके बाद जो है वो टॉक शोज में भी वाला मामला आ गया। तो मेरा ये ख्याल है कि कोई कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। अगर आप कोई बात कर रहे हैं तो उसको सबसे, आप लोगों को कोड ऑफ कंडक्ट की जरूरत है? नहीं, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि इस मुल्क के पार्लियामेंटेरियंस को अब हम कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ाने बैठ गए। मैं ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब, देखें पीपल पार्टी और हमारी भी बड़ी लड़ाई रही है, इसमें कोई शक नहीं है, आज भी हमारी हो जाती है हल्कों के लेवल पे, लेकिन हम एक हद तक ही लड़ते हैं। इसकी वजह यह है कि हमने चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी किया, हमने 18वीं तरमीम की, हमने बहुत सारे काम साथ अक्रॉस पार्टी लाइन जाके किए, जिससे हमें समझ। लेकिन ये मोदी का यार का नारा बिलावल साहब ने कर दिया था ना, ठीक है। देखिए 2018 के इलेक्शन पहले एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अब्बास भप्पी साहब को भी मनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो भी हमें ज्वाइन करें। और मंदो गिल साहब से अगेन मैं 10 बस्ता रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप खुद कानूनदान भी हैं, एक अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी से आए हैं, अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो फिर बात कहाँ जाकर रुकेगी। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदेद। ब्रेक से पहले जो इंतहाई शर्मनाक गुफ्तगू हुई है और इंतहाई तकलीफ दह गुफ्तगू हुई है कादिर मंदो खेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA की जानिब से, और मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं कि मैं ब्रेक में मैंने उनको कायल करने की कोशिश की कि वो अपने अल्फाज वापस लें ब्रेक के बाद अगर वो ज्वाइन करते हैं हमें। जो उन्होंने 2-3 ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए वज़ीर-ए-आज़म के बारे में और PTI के MNAs और पार्लियामेंटेरियंस के बारे में, जो किसी तौर पर भी आप उन अल्फाज को नेशनल TV पर तो दरकिनार, आप उन अल्फाज को निजी गुफ्तगू के अंदर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी बात पर कायम है, वो उन अल्फाज को वापस देने को तैयार नहीं। और बात यहाँ से शुरू हुई कि जब अली अमीन गंडापुर साहब ने गद्दार कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, और उन्होंने गद्दार कहा 1971 के कॉन्टेक्स्ट में, अगरचे वो एक अपनी तारीख़ है, उस तारीख़ के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी बहुत सारी जगहों पे कसूरवार तारीख़ करार देती है। ऐसा नहीं है कि 1971 के साने में जो सकूत ढाका के बाद जो हालात थे, शेख मुजीब, और वो पूरी एक तारीख़ है, उस तारीख़ में भुट्टो साहब को मौरिख ने क्लीन चिट नहीं दी है, वो अपनी जगह पर एक तारीख़ है। लेकिन ज़ाहिर बात है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को अगर गद्दार कहा जाएगा तो वो ऑफेंड होगी, अगर वो ऑफेंड होगी तो वो जवाब भी देगी। लेकिन जवाब देते वक्त बहरहाल आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप एक MNA हैं या आप एक सेनेटर हैं, आप अवामी नुमाइंदे हैं, आप नेशनल TV मैस TV पे बैठ के बात कर रहे हैं, और आप अगर किसी को किसी जानवर के साथ तशबीह दें, अगर आप किसी को किसी बदकिरदार के साथ तशबीह देने की कोशिश करें, तो ये किसी तौर पर भी इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं कादिर मंदो खेल साहब के बगैर इस प्रोग्राम को शुरू करूं और उनसे माज़रत करूं और उनको अपने प्रोग्राम में इस वक्त शामिल ना करूं। अब्बास भप्पी साहब, मैं भी माज़रत ख्वाह हूँ, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के बारे में ऐसी गुफ्तगू करना किसी तौर पर भी उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती है। लेकिन एक बात तो तय है भप्पी साहब की, ये बात अब रुकेगी नहीं यहाँ पे। ये मेरे प्रोग्राम की हद तक थी, ये किसी और प्रोग्राम में जाएगी, फिर उसके बाद किसी और प्रोग्राम में जाएगी, ये बात अब बहुत दूर तक जाएगी। अमीर साहब यकीन जानिए, जब मैं पहले तो जो मैंने किया ना, और यकीन मेरे कंट्रोल में नहीं था। आई विश कि मैं आपका प्रोग्राम छोड़ के ना जाता, लेकिन
मेरे पास दो रास्ते थे। एक तो जिस किस्म की वो गुफ्तगू कर रहे थे, या तो मैं उनको उसी जबान में उसी तरह रिस्पॉन्ड करता जिस तरह वो बात कर रहे थे और उनकी लीडरशिप के बारे में जाता, जो कि मेरा लीडर या मेरी तरबियत मुझे इजाजत नहीं देती, या मैं उनको डिसकंटिन्यू करता कि मैं उसके साथ बैठना जो है ना पसंद ना करूं। तो मैंने अपना राइट इस्तेमाल किया, एंड आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने एक एथिकल स्टैंडर्ड के ऊपर, एक मॉरल वैल्यूज के ऊपर उनको ड्रॉप किया अपने प्रोग्राम में। हत्ता कि ये आपका प्रोग्राम है, आपका प्रेरोगेटिव है, आपका डिस्क्रेशन है किसको रखना है किसको नहीं रखना, लेकिन हाई मॉरल ग्राउंड पे आपने उनको प्रोग्राम से वापस मतलब डिसबोर्ड कर दिया, डिसलॉन्च किया। मैं इसकी आपसे अप्रिशिएट करता हूँ। दूसरा इशू ये है कि देखिए अली अमीन गंडापुर ने जो कहा, मैं एक चीज पे एग्री करता हूं कि मरे हुए शख्स का ताल्लुक अल्लाह के साथ है। जो शख्स इस दुनिया से चला गया उसका राब्ता अल्लाह के साथ है, उसके मामलात भी अल्लाह के साथ है। तो हमें इस वक्त उनको इन मामलात को यहाँ पे नहीं लेके आना चाहिए था। लेकिन आप जब पॉलिटिकल किसी के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आज हम बैठ के इस वक्त स्ट्रैटेजी बना रहे हो कि अयूब खान ने क्या किया या जनरल याहिया का क्या किरदार था, या आप उससे पीछे चले जाते हैं तो लियाकत अली खान साहब के साथ क्या हुआ, तो उस पर पॉलिटिकल डिबेट तो हो सकती है कि जी उनका ये फैसला ठीक नहीं था, ये फैसला गलत था, इस पे तो बात हो सकती है। लेकिन अगर हम किसी को उस मामले को डिस्कस करते करते किरदार कशी पे ले जाए, इसके कोई दुनिया की वजहदारी इजाजत नहीं देती। अच्छा, दो चीजें हैं बप्पी साहब, अब चूंकि मुझे प्रोग्राम आपके साथ ही करना है तो मुझे अब दोनों तरफ से हिसाब बराबर करना है। दो चीजें हैं। पहली बात तो ये सर कि अगर भुट्टो साहब के किरदार के ऊपर बात करनी है पीटीआई ने या अली अमीन गंडापुर साहब ने, ऑल्दो अली अमीन गंडापुर साहब की अपनी हिस्ट्री बहुत वीक है, वो कोई इतने तारीख के माहिर नहीं है, ना उनको तारीख पे अबूर है। अगर बात करनी थी तो ये भी तो कहा जा सकता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का किरदार था, जैसे मैंने अभी इब्तदाई में कहा 1971 सकूत ढाका में भुट्टो साहब की भी कुछ गलतियां थी, लेकिन जब आप उनको बिल्कुल डायरेक्ट कह देंगे कि आप गद्दार हैं, तो ये बहुत एक्सट्रीम एडजेक्टिव नहीं है जो इस्तेमाल हो गया। आई थिंक स्पार ऑफ अ मोमेंट में ना शायद वो इस तरह की बात करेंगे कि नॉर्मल पे गुफ्तगू पे शायद इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए थी। उसकी वजह है कि जब आपके पास बिलावल भुट्टो जरदारी वहां पे कैंपेन कर रहा है और इतनी उनकी आपको पास मतलब वीकनेसेस मौजूद है, तो वहां पे डिस्कशन उस पर की जा सकती। बट आई एम श्योर कि शायद जब आप जलसागाह में जाते हैं और इस तरह की वो गुफ्तगू में शायद मैं भी कर रहा हूं, तो कोई स्पार ऑफ अ मोमेंट मैं भी इस तरह की बात कर जाऊं, मैं उसको इस तरह बरीउल जिम्मा अपने आप को भी करार नहीं दे सकता। इंसान के जज्बात होते हैं, वो बाज़ औक़ात ये होता है, जो मैंने शुरू में कहा, मैं किसी भी तौर पर जस्टिफिकेशन क्रिएट नहीं कर रहा, बट अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप अफगान के लीडर को या मेरे लीडर कहेंगे जी गद्दार है, जी ये गद्दार है और कश्मीर का सौदा कर दिया, अब कोई इसके आगे पीछे नहीं है, तो अचानक मुझे फील होगा कि यार इट इज माय राइट कि इन्होंने क्योंकि मेरे लीडर गद्दार कहा है तो मैं इनके लीडर को गद्दार कहूंगा क्योंकि इनके साथ फलानी फलानी चीज अटैच है। अब इत्तेफाक ये है कि जिसके बारे में बात कर रहे थे वो शहीद हो चुके हैं या वो दुनिया से जा चुके हैं। इस सूरत में ऑब्वियसली वो उसका बात का जो बयानिया है वो डिफरेंट रंग लेके आ जाएगा। सो आई एम श्योर उसके बहुत सारे नैरेटिव बनाए जा सकते हैं, बट किसी तौर पर यह मुनासिब शायद ना होता। बट आई एम श्योर कि जो उसके रवैये में जिस किस्म का रवैया आप एक्सपेक्ट आज किया या आगे करने जा रहे हैं, वो भी उसको जस्टिफाई नहीं करता। आई एम श्योर कश्मीर का इलेक्शन खत्म हो जाएगा, चीजें आगे चली जाएंगी। अभी सेनेट का जब हमारा कल चल रहा था सेशन, उसमें भी इस तरह की गर्मा गर्मी पाई गई। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये जिस किस्म का रवैया पॉलिटिकल पार्टीज में इस वक्त इस कश्मीर के इलेक्शन में पहली दफा देखने में आया, ये शायद इस तरह का रवैया पहले भी नहीं आया। मतलब इतने हद पे जज्बात पे जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बात कर रहे थे तो उन्होंने फौरन कहा ये जो शेर है जो कि अब बिल्ली बन चुका है, अब ये नैरेटिव्स है। अब मैं इसके ऊपर अब कंडेम करूं, ये तो नवाज शरीफ साहब की पार्टी कर सकती है कि वो उसको कंडेम करना चाहते हैं। तो उनका इंतखाबी निशान है ना शेर, तो वो शेर को बिल्ली कह रहे हैं तो दैट मेक सेंस, वो सियासी बयान है। लेकिन इसको डिफाइन करने वाले बहुत सारे रंग भी दे सकते हैं। ये कैसे बात हुई? अच्छा देखें ऑन पे देखें, अब बात यह है कि आज 2021 में इलेक्शन हो रहा है और हम आज से 50 साल पुरानी 1971 का वाकया है, आज इलेक्शन हो रहा है ना। आप आज बात करें कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सिंध की बैड गवर्नेंस, जरदारी साहब की करप्शन पे बात कर लें, आप जाली बैंक स्कैंडल जो है उसके ऊपर बात कर लें जिसपे जरदारी साहब भी, फरियाल बीबी भी शामिल हैं। अब बात हो रही है आज इलेक्शन की, चले गए भुट्टो साहब पे, फिर भुट्टो साहब के वालिद सर शाहनवाज भुट्टो पे चले जाएं, फिर उनके वालिद पे चले जाएं, वो इररिलेवेंट है सर, आज उसका कोई बनता नहीं है जवाब। मैं ये कह रहा हूं इसको जस्टिफाई नहीं करता, लेकिन मैं फिर आखिर में दोनों चीजें देख ली ना। मैं समझता हूं ये शायद मामला जस्टिफाई नहीं करते, ये गुफ्तगू नहीं बनती थी, लेकिन मैं फिर इसे साथ ही अटैच भी कहता हूं। अब फॉर एग्जांपल कल वो परसों चनारी जा रहे थे, अब चनारी कोई हमारा जो पाकिस्तान का कश्मीर है उससे कोई बाहर नहीं है,
उसकी सिर्फ नैरेटिव ये है कि वो राजा फारूक हैदर का हल्का है। अब पत्थर, उन्होंने किसी ने पत्थर मारे और साथ एक किसी ने गोली फायर की जो कि मुराद सईद साहब की गाड़ी में लग गया। अब शिद्दत जज्बात हर किसी के बढ़ते हैं, तो उसके बाद तो जलसे में जाके गुफ्तगू होगी, वो उस फायरिंग उस पत्थर से अटैच होकर चलेगी, फिर उसमें वो जो पैरामीटर्स हैं, जो अखलाकियात हैं, जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं, वो फिर वहां से निकलना शुरू होंगे। लेकिन फिर भी ये जस्टिफिकेशन बनती नहीं है जब हमारे पास इतना बड़ा ग्राउंड है कि बिलावल भुट्टो में बहुत सारे फ्लॉज हैं, उनकी गवर्नेंस के फ्लॉज हैं, सिंध के इश्यूज हैं। आई एग्री विद यू, हम उस पर स्टिक रहते तो बेहतर था। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर उसको रिस्पॉन्ड इस तरह किया जाएगा जिस तरह के ऑनरेबल मेंबर ने अभी किया, वो भी उसकी जस्टिफिकेशन नहीं बन पाती, क्योंकि फिर अगर हम इखलाकियात की किताबें खोलेंगे तो वो तो बहुत डीप है, वो तो बहुत डर्टी हो जाएगा, एंड देयर इज नो एंड टू इट। आई मीन फिर तो आप सदियों पीछे जाना शुरू कर दें। सो आई सपोज कि वी शुड पुट अ स्टॉप टू दिस थिंग और आगे चलने की सियासत शुरू हुई, और एक दूसरे को बर्दाश्त की जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आज प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच सुनी हो तो उन्होंने जाके अपने मैनिफेस्टो की बात की है, उन्होंने हेल्थ कार्ड की बात की है, उन्होंने टूरिज्म पॉलिसी की बात की है, उन्होंने कामयाब पाकिस्तान की बात की है, उन्होंने नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी की बात की है, उन्होंने एक नए स्ट्रक्चर की बात की है, उन्होंने मकबूजा कश्मीर की बात। सो हमारा मैनिफेस्टो जाके बयान किया। आप भी अपनी परफॉर्मेंस पे बात करें, अपने उस पे बात करें, लेकिन अगर आप कहेंगे जी इमरान खान साहब गद्दार है, इमरान खान ने सौदा कर दिया है, वो 3 सूबे बन रहे हैं, 3 जिले बन रहे हैं, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसकी वाइब्स बड़ी नेगेटिव जाती हैं। और गद्दार का एक लफ्ज किसी को, चाहे वो जिंदा हो या फौतशुदा हो, दोनों सूरतों में वो थोड़ा सा डेरोगेटरी बन जाता होता है। सर गद्दार ना तो इमरान खान साहब हैं, ये बिल्कुल गलत जाली बयानियां घड़ा जा रहा है नून लीग की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से, और ना ही गद्दार नवाज शरीफ साहब थे। जब मोदी उनकी तरफ आए, वो नवाज शरीफ जरूर ये चाहते हैं कि भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, वो जरूर बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करके और वो कल्चरल डिप्लोमेसी की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन गद्दार नवाज शरीफ साहब भी नहीं थे, ना गद्दार मैंने कभी नवाज शरीफ साहब को गद्दार नहीं कहा। मैंने पॉलिसी पे तनकीद की है। मैं कहता कि आपने उनके साथ जो गुडी गुडी पॉलिसी खेलते रह गए, उनके साथ ताल्लुकात इस्तवार करते रह गए, उसके नतीजे में पाकिस्तान ने खोया क्या और पाया क्या। मतलब अगर इस वक्त हम इस जो टेररिज्म पॉलिसी, जिस टेररिज्म का शिकार है, और अफगानिस्तान के साथ इस वक्त जो मामलात हमारे चल रहे हैं, आप कराची, सरीना, क्वेटा से लेके कोहिस्तान तक चले जाएं, तीनों में जो मामलात चल रहे हैं उसके पीछे इंडिया का हाथ है। तो जो मुल्क आपके पैर पे अपनी तरह वार कर रहा हो, आपके साथ आपकी जो सॉवरेनिटी है, आपकी सालिमियत पे अटैक कर रहा हो और वो बर्बाद करना चाहता हो, उसके साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करना मुनासिब नहीं था। मेरा इस पे तनकीद तो बनती है। हाँ, इसके साथ अगर मैं सिर्फ गद्दारी का सर्टिफिकेट अपनी तरफ से अटैच कर दूं, ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि गद्दार कोई नहीं हो सकता। आपकी पॉलिसी के ऊपर तनकीद तो की जा सकती है। हमें याद है 2015 में जब मोदी पाकिस्तान आया था, उसके बाद जो पूरा एक पीटीआई का बयानिया था, वो बयानिया तकरीबन यही था कि नवाज शरीफ जो है वो तो मोदी के यार हैं, और नवाज शरीफ की इत्तेफाक शुगर मिल जो है, रमजान शुगर मिल जो है, आपकी बात मारा था जी, वो भी शामिल थे। वो बिलावल साहब कहते होते थे कि मोदी का यार नवाज शरीफ साहब को। पीटी वो बिलावल बारी साहब का नैरेटिव था। हमारा पॉइंट ये था कि आप इस पॉलिसी से कुछ ले नहीं सकते। इंडिया, हिंदुस्तान कभी हमारा दोस्त नहीं बन सकता, तो आप पाकिस्तान की पॉलिसी को अपनी जाती ताल्लुक दोस्ती की वजह से उस पॉलिसी को नरम मत कीजिए। कश्मीर के जो मामलात हैं वो दोस्ती यारी इनके साथ नहीं हो सकते। किसी भी मामले सर, आपकी पार्टी भी जिस वक्त ये मोदी वाला सारा सिनेरियो चल रहा था, आपकी पार्टी भी रमजान शुगर मिल के हवाले से कहा करती थी कि रमजान शुगर मिल में इंडियन इंजीनियर्स आके और रॉ के लोग आके बैठ के वहां पे काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं नवाज शरीफ के साथ मिलकर। वो भी सर, वो भी सियासत थी जो आप कर रहे थे सर, आज ये सियासत कर रहे हैं। किसी ने अगर जाती राय में इस तरह की स्टेटमेंट दी हो तो पता नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या उनके किसी स्पोक्स पर्सन ने ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी। हमें एतराज क्या था कि जब जंदाल गया था मरी, हमें उस पर एतराज था कि आप किसी भी इंडियन शहरी को पाकिस्तान में मूव करने के लिए एनओसी चाहिए। वो ये नहीं हो सकता कि वो लाहौर अपनी मर्जी से जाए और फिर इस्लामाबाद से मरी चला जाए। जैसे कि मैं जाऊं तो मैं दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली से मुंबई नहीं जा सकता, मुझे हर शहर का एक एनओसी चाहिए होता है। तो जंदाल के पास एनओसी मरी जाने का नहीं था, तो उस पर हम लोगों ने एतराज किया था कि देखें, आपके पर्सनल ताल्लुकात और कारोबार अगर किसी शख्स के साथ है तो वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को कुर्बान करके नहीं जा सकते। आप उसको ये इजाजत नहीं दे सकते वो मरिए चला जाए। या एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अगर जाती हैसियत में जहाज पढ़ के लाहौर आए और यहां पे शादी अटेंड कर चला, तो हमें उस पर एतराज करना चाहिए कि जनाब इस वक्त उनके साथ मामला ठीक नहीं है, कश्मीर पे हमारे उनके साथ मामला बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं, तो ये उनका जाती हैसियत में यहां पे आना बनता नहीं है। वो आए एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आए, हम उसके ऊपर वो सवाल बिल्कुल बनता है, वो सवाल आपका बिल्कुल बनता है कि प्राइम मिनिस्टर अगर उनका कोई जाती दोस्त है सज्जन जंदाल, और वो उसको किस तरह से मरी लेके जा सकते हैं। और ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान
इसी किस्म का अरेंजमेंट है कि आपको जो वीज़ा मिलता है वो उन जगहों का मिलता है जहां आप जाना चाहते हैं, आपको पूरे मुल्क का वीज़ा नहीं मिलता। तो अगर मरी का वीज़ा नहीं था जंदाल के पास और मरी को जंदाल को मरी लाया गया तो क्यों लाया गया और कैसे लाया गया, ये सवाल अपनी जगह पे बहरहाल मौजूद है। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके बप्पी साहब से जो गवर्नेंस के इशू जो हैं इस वक्त, महंगाई का इशू है और बजट के अंदर हुकूमत का वादा था कि वो महंगाई में इजाफा नहीं करेगी, बजट की अभी स्याही खुश्क नहीं हुई थी कि महंगाई शुरू हो गई। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। ऑनरबाज बप्पी साहब, जैसे कि बजट के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें आई थी और बजट पे ऑपोजिशन में से भी कुछ लोगों को आपकी तारीफ करना पड़ गई, लेकिन वो शायद तारीफ हजम नहीं हुई हुकूमत से। ये अभी LNG की कीमतें भी बढ़ा दी हैं, इसके अलावा LPG की भी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें भी बढ़ा दी गई। थोड़ा सा ना इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा फिगर्स दूंगा ताकि वो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। लास्ट ईयर जुलाई में एग्जैक्टली आज अगर 16 जुलाई की मैं डेट ले लूं तो उस वक्त जो ब्रेंट क्रूड इंटरनेशनल जो एक ट्रेडिंग प्राइस थी वो थी $43.76 के ऊपर उस वक्त ट्रेड हो रहा था। आज वो तकरीबन इस वक्त $74.95 पे ट्रेड हो रहा है। खासतौर पे यूएई और सऊदी अरब की आपस की लड़ाई के बाद और एक्सपेक्टेशन है कि शायद ये $80 के ऊपर इंटरनेशनल प्राइसेस चली जाए। ये तकरीबन 71% का राइज है इंटरनेशनल प्राइसेस पे। अब इसी को मैं अगर कंपैरिजन में ले जाऊं तो 2013 में जो तेल की कीमत थी, जब डॉलर 108 रुपए का था तो उस वक्त 113 रुपए में पाकिस्तान पेट्रोल बिक रहा था। तो अगर उसकी पैरिटी प्राइस डॉलर्स में देखा जाए तो $1.08 बनता था। आज 2021 में जब डॉलर 160 का हो चुका है और इस वक्त हम 118 रुपए पे अगर पेट्रोल बेच रहे हैं तो ये $73 सेंट्स पर डॉलर के हिसाब से पर लीटर हिसाब बन रहा है। तो ये इतनी महंगाई कंपैरेटिव टर्म्स में नहीं बन पा रही। और अगर अब रीजनल पेट्रोल की प्राइसेस कंपेयर करें, इंडिया इस वक्त 220 रुपए ट्रांजिट, मैं उसकी उसको कन्वर्जन प्राइस बता रहा हूं, 220 रुपए पाकिस्तानी रुपए बनता है। नेपाल 160, बांग्लादेश 174। तो रीजनल प्राइसेस भी हमारी कम है। लेकिन आपको यह सोचना पड़ेगा कि जब इंटरनेशनल प्राइस बढ़ेगी तो उसके दो तरीके हैं, या तो आवाम को सब्सिडी दे दें, जो कि हमारे पास इस वक्त किटी में पैसे नहीं है और IMF की बंदिश होने के बाद हम सब्सिडाइज चीजें नहीं कर पा रहे। ऑन द अदर ये है कि उसका प्रेशर आवाम पे उतना शिफ्ट करें जितना समझ आए। अब पेपरा ने हमें जो कहा, ऑगरा ने जो हमें कहा था, वो कहा था 11.40 आप पेट्रोल पे बढ़ा दें। प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं, मैं सिर्फ $5.40 और $6 का बर्डन हमने अपने ऊपर ले लिया। हैविंग सेड दैट, ये सारी प्राइसेस जो है यकीनन एक प्रेशर तो जरूर बिल्ड करेंगी, बट इसमें हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या गवर्नमेंट खुद अफोर्ड कर सकती है। आप सिर्फ ये देखें, जो पेट्रोल के ऊपर लेवी थी वो हमने सोचा था कि हमारे पास जो प्रॉब्लम वो हम $30 तक जा सकते हैं, सिफर से लेके $30 तक। आज के दिन में गवर्नमेंट $1 जो लेवी है वो वसूल नहीं कर रही और जो हम 17% का सेल्स टैक्स पेट्रोल के ऊपर ले सकते थे वो भी गवर्नमेंट ने बहुत रिड्यूस कर दिया क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस बहुत बढ़ चुकी हैं। ये जरा मुझे दोबारा समझाए ना, जो इमरान खान साहब का मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो में यह था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करेंगे, डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाएंगे। जो 30-70 की रेशियो है, यानी 30% जो है पाकिस्तान में डायरेक्ट टैक्स है, 70% इनडायरेक्ट टैक्स है। वो कहते थे हम स्कैंडिनेवियन मॉडल पे जाएंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम लेंगे, डायरेक्ट टैक्स ज्यादा लेंगे। तो ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर मुख्तलिफ तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो तो इंप्रेशन यही है कि आप उतने ले रहे हैं जितने पहले थे। मैं वही बात जो कह रहा था कि पेट्रोल के ऊपर जो लेवी है वो $30 पर लीटर तक ली जा सकती है एज पर लॉ। एज ऑन टुडे, आज के दिन में $1 पेट्रोल के ऊपर लेवी मौजूद नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट समझती है कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा महंगा पेट्रोल है, अगर इस पे लेवी ऐड की तो शायद 118 से ये 148 पे चला जाएगा। तो आज के दिन में इनडायरेक्ट टैक्स जो पेट्रोल की सूरत में है वो गवर्नमेंट वसूल नहीं कर रही। दूसरा, गवर्नमेंट क्या करती है कि सेल्स टैक्स 17% पेट्रोल के ऊपर चार्ज कर सकती है, वो भी रिड्यूस करके 10% से नीचे ले आई गवर्नमेंट। सो इनडायरेक्ट टैक्सेशन पेट्रोल के मामले में सिर्फ सेल्स टैक्स मौजूद है जो इस वक्त 10% से भी नीचे जो गवर्नमेंट चार्ज कर रही है। अब रह गया कि डायरेक्ट टैक्सेशन। अब मसला यह है कि हमारे पास पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 30 लाख टोटल लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं। अब 30 लाख लोग 22 करोड़ आवाम का बोझ नहीं उठा पा रहे। हमने अब कोशिश ये की है कि इस साल हमारी जो प्लानिंग है, हम 10 लाख लोग को और ऐड करेंगे जो डायरेक्ट टैक्सेशन में आके एनरोल होंगे। उसके लिए मामला तय हो गया, हमने नादरा से रिकॉर्ड मालूम कर लिया है किन के लोगों के क्रेडिट कार्ड्स की शॉपिंग कितनी आ रही है, बिजली के बिल कितने आ रहे हैं, उनके फॉरेन टूर्स कितने आ रहे हैं, कहीं पे ज्वेलरी की शॉप्स के ऊपर उनके कितने रसीदें हैं। उससे हमें पता चल जाएगा कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास इस्तात
तो है, लेकिन वो एंड टू एंड नंबर्स नहीं बनवा रहे। बट इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस जो ग्रेजुअली हम इसको बिल्ड करते जा रहे हैं, ताकि इनडायरेक्ट टैक्सेशन से डायरेक्ट पे लाएं और अवाम के ऊपर जो गरीब अवाम पे बोझ पड़ता है वो कम से कम हो। बट यकीनन ये प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, इट माइट टेक सम टाइम, बट होपफुली इस साल हम 10 लाख लोग डायरेक्ट टैक्सेशन में ऐड जरूर करेंगे। और हमारी उम्मीद भी है इस साल उससे और कुछ नहीं तो 150 अरब के करीब, 150 अरब हम सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेशन की मुदाद में इन 10 लाख लोगों से इस साल टैक्स भी वसूल करेंगे। राइट, चलें, दैट्स गुड। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने कुछ फरमाया, मैं चाहूँगा ज़रा वो सुनवाएं, उस पर फिर पप्पी साहब से बात करते हैं। और मैंने बारहा कहा है कि जिन लोगों ने हमारी गिरबान पर हाथ डाला है, हमारा इनसे वादा है कि एक दिन आपकी गिरबान पर भी हाथ डालेंगे। जी सर, ये तो PMLN का एक बड़ा क्लियर माइंडसेट सामने आ रहा है कि अगर 2023 में उनकी हुकूमत आएगी तो जिस तरह वो समझते हैं कि उनका विंडिक्टिव जस्टिस हो रहा है, नैब को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, FIA को किया जा रहा है, वो सारे ये इदारे आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। देखिए अमीर भाई, ये जो माइंडसेट है ना, ये आज का नहीं है, ये नून लीग का माइंडसेट 1990 से है। 1990 से जिस तरीके से इन्होंने पहले ब्यूरोक्रेसी को धमकाया करते थे, फिर अपने अपोजिशन को जिस तरह बनाया करते थे, सैफुर रहमान की कहानियां सबको याद है। मैं सिर्फ रिसेंट अगर पास्ट में चला जाऊं, पिछले 1.5 साल की 3 कहानियां सुना देता हूं। राणा सनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि चीफ कमिश्नर लाहौर को और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कि सारी उम्र तुमने चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर लाहौर नहीं रहना, और सारी उम्र हमने अपोजिशन में नहीं रहना, और जिस तरह का तुम बर्ताव कर रहे हो इसी तरह का जवाब भी पाओगे। ये पहली थ्रेट थी। इसी तरह की थ्रेट मरियम नवाज शरीफ ने भी उस वक्त चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कही थी, जब जाती उम्रा ये सारे लोग जा रहे थे और कुछ कंटेनर्स गुजरे बाहर थे, सिर्फ कंटेनर्स गुजरे थे। उस वक्त मरियम औरंगजेब ने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अगर आज हमारी दीवारें गिराओगे तो याद रखना शीशे के घरों में तुम भी नहीं रहते। और फिर उसके बाद जब शहबाज शरीफ साहब आज से 4 दिन पहले FIA के ऑफिस गए तो वहां पे रिजवान, जो वहां पे तफ्तीशी जो ऑफिसर थे, उनको कहा कि रिजवान सारी उम्र तुम यहाँ पे तफ्तीशी अफसर और मैं सारे ऑपोजिशन लीडर, इसलिए उतना प्रेशर डालो। ये जो थ्रेट्स का माइंडसेट है, आज खाकान अब्बासी साहब भी वही बात कर रहे हैं, ये जो थ्रेट्स का माइंडसेट है ये शुरू से है और ये आगे तक रहेगा। ये इस तरीके से अगर प्रेशर डाल के इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को या गवर्नमेंट को इस चीज पे बावर करा सके कि आप हमारे खिलाफ कार्रवाइयां बंद कर दें, एहतसाब के दरवाजे बंद कर दें, नैब इन्वेस्टिगेशन बंद कर दें, शहबाज शरीफ के केस खत्म कर दिए जाएं, मरियम बीबी के केसेस खत्म कर दिए जाएं, नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस खत्म कर दिए, ऐसा नहीं होने लगा। गवर्नमेंट कम से कम एहतसाब के मामले पे इनको NRO नहीं देगी इन गीदड़ भपकियों की वजह से। ये एक प्रॉब्लमैटिक इशू जरूर, इनका माइंडसेट जरूर है, लेकिन गवर्नमेंट इन प्रेशर पे नहीं आएगी। 23 में अल्लाह ने जिसकी हुकूमत मुकद्दर में लिखी है, चाहे वो नून लीग हो, चाहे PTI हो, चाहे पीपल्स पार्टी है, अल्लाह को पता। हम अपनी परफॉर्मेंस करेंगे, हमें जिस पे मैनिफेस्टो मिला है, अवाम ने हमें जो एहतसाब का नारे के ऊपर वोट दिया था, हम उस मकसद को आखिर तक पहुंचाएंगे। बाकी जो पाकिस्तान के अवाम की मर्जी, अगर 23 में हम समझते हैं हमें वोट देंगे तो हम फिर एहतसाब शुरू कर देंगे, अगर किसी और के नसीब तो फिर उनका मुकद्दर हो जाएगा। पर इन थ्रेट से कुछ नहीं होने लगा। लेकिन अगर लास्ट क्वेश्चन आपसे, लेकिन अगर वो ये समझें कि हमने इतना बुरा कुछ नहीं किया हुआ जो हमारे साथ ये हशर या सलूक कर रहे हैं और इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर तो वक्त बजानिब होंगे ना, वो फिर आपसे हिसाब किताब करेंगे आने के बाद, अगर वो ये समझें तो। गवर्नेंस एक करने में ना प्रॉब्लमैटिक इश्यूज ये होता है कि कुछ गलतियां होती हैं दानिस्तगी में, कुछ नादानिस्तगी में। तो ये एक नॉर्मल नेचुरल कोर्स ऑफ स्टैंड है। जब कभी नई हुकूमत तब्दील होती है और पुरानी हुकूमत वापस जाती है तो इश्यूज कुरेद के लाना कोई बड़ी बात नहीं, तो कुरेद के लाएंगे, हम फेस करेंगे। अगर एक चीज पे हमने मॉरल स्टैंड लिया है और उस स्टैंड के ऊपर लेके खड़े, उसकी एक कीमत तो होगी। अब वो कीमत में कौन कौन अदा करेगा, कौन सी लीडरशिप करेगी, मैं करूंगा, कोई और करेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर उस खौफ की वजह से कि कल को इन्होंने हमारे साथ बुरा करना है, आज माफ कर दें, तो फिर शायद ये कौम भी हमें माफ नहीं करेगी। आज अगर एहतसाब के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर गए इस खौफ से कि कल को हमारे ऊपर सख्ती आनी है, तो यकीन जानी अपनी जो मॉरल कॉन्शियस है ना, हमें शायद वही जीने नहीं देगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक शख्स जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, वो इसी नारे पे आए थे कि हम एहतसाब करेंगे। आज अगर इनको माफ कर दिया तो शायद हम अपने आप को माफ ना कर सके, इसलिए ये कॉम्प्रोमाइज बनता नहीं। अब विल टेक आवर चांसेस, विल टेक द रिस्क और लेट्स सी कि आगे पे बनता क्या है। जी बहुत शुक्रिया सेनेटर ओन अब्बास पप्पी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के आगाज़ में जो हुई तलखी तो नहीं बल्कि इंतहाई घटिया किस्म की हरकत हुई। कादिर मंदू खेल साहब ज़रूर गुस्से में थे, उनके जज्बात मजरूह हुए होंगे PTI के अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से, लेकिन जज्बात मजरूह होने पर जो रद्दअमल है उसको बहरहाल होशो हवास में रहते हुए दिया जाना चाहिए, ना कि वो रद्दअमल इतना सख्त या इतना नामुनासिब और तहजीब से गिरा हुआ हो कि आप की ज़ुबान
बंदी करना पड़ जाए मीडिया के ऊपर, यानी जिस तरह हमें मजबूर हम हुए कि हम उन्हें प्रोग्राम के अगले हिस्से में शामिल ना करें। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।